नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज तो इस बुढ़े को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। राधे श्याम जी की बहू रेखा किचन में खाना बनाते हुए राधे श्याम जी को फर्श पर तेल डालकर गिरा देना चाहती थी, क्योंकि राधे श्याम जी यह सोचकर कभी खाना लेने तो कभी पानी लेने रसोई में पहुंच जाते थे, ताकि उनकी बहू को ये न लगे कि उसके ससुर सिर्फ उसे काम ही बताते रहते हैं। रेखा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वे रसोई में जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेते थे, लेकिन उनका रसोई में कभी भी जाना रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जैसे ही उन्हें रसोई में देखती उन पर क्रोधित हो जाती। एक दिन दोपहर में राधे श्याम जी अपने बेटे शेखर के ऑफिस जाने के बाद खाना खा रहे थे। उन्होंने देखा सब्जी में तो नमक बहुत ही कम है। जैसे ही वे नमक लेने थाली लेकर किचन में जा रहे थे, रेखा ने फर्श पर तेल गिरा दिया था। राधे श्याम जी ने वह तेल देखा ही नहीं और उस पर पैर रख दिया। उनका पैर फिसल गया और वे वहीं धड़ाम से फिसल कर गिर गए। उनके हाथ में रखी थाली उनके मुंह पर जा लगी, जिससे थाली के किनारे से टकराकर उनका माथा भी कट गया और खून निकलने लगा। रेखा दूर खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मजा आया बुढ़े, तेरी चटोरी जुबान को। राधे श्याम जी जोर जोर से बहू को आवाज लगाने लगे। तब रेखा ने उन्हें उठाने का नाटक किया और कह दिया कि मैं नहीं उठा सकती, और वहां से चली गई। जब उन्होंने अपने बेटे को फोन करने के लिए उससे मिन्नतें की, तो बड़े मुश्किल से बेमन से उसने शेखर को फोन किया। शेखर ने जैसे ही सुना कि उसके पापा गिर गए हैं, वह दौड़कर घर वापस आया और डॉक्टर के पास लेकर गया। बहुत दिनों तक इलाज कराने के बाद राधे श्याम जी थोड़े ठीक हुए। तब से वे लाठी टेक कर ही चलने लगे। रेखा जब से शादी होकर उस घर में आई थी, उसने हमेशा से देखा था उसका पति शेखर अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वहीं उसका देवर पंकज सरकारी नौकरी का बहाना बनाकर घर से दूर अपना परिवार लेकर रहता था। जब भी पंकज की पत्नी अंजलि अपना स्टेटस लगाती कि वह कहीं किटी पार्टी में गई है या कहीं मॉल में शॉपिंग कर रही है, तो शेखर की पत्नी रेखा उसका स्टेटस देखकर जल भुन जाती और अपना सारा गुस्सा अपने बूढ़े ससुर राधे श्याम जी पर ही निकालती। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती। कभी कभी तो वह अपने पति शेखर को भी ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी, जिसके कारण उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन उनका बेटा शेखर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी राधे श्याम जी भी उसके पास लाठी टेकते हुए आए और कहा, बेटी मुझे भी थोड़ी सी चाय दे दो। रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बाबूजी, मैं कितने बार चाय बनाती रहूं? मैंने सुबह चाय बनाया था। बार बार मैं एक ही काम नहीं करने वाली। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो बटन दबाते ही काम करना शुरू कर जाए। अब नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता करना है तो करो या अपने बिस्तर पर जाकर आराम करो। किसने कहा था आपको देर से उठने के लिए? आपके जैसे बूढ़े लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप हैं कि आलसी की तरह पड़े रहते हैं। बिस्तर पर न जाने भगवान का भजन कीर्तन करने के समय में कितनी आलसी घेरे रहती है आपको। वैसे आपको तो वहाँ रहना चाहिए जहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं, ताकि उन्हें देखकर कुछ सीख सको। एक कप चाय के लिए बहू ने इतनी सारी बातें सुना दी थी। राधे श्याम जी को यकीन नहीं हो रहा था, न ही शेखर को यकीन था कि उसकी पत्नी उसके सामने ही उसके पिता को ऐसी जली कटी बातें सुनाएगी। उसने रेखा से कहा, तुमको पापा के लिए चाय नहीं बनाना है तो एक बार में ही मना कर दो ना, इतनी सारी बातें सुनाना जरूरी है क्या? कहकर वह नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठा और अपने पापा के लिए चाय बनाकर लाया। राधे श्याम जी को वह चाय का एक एक घूंट जहर के समान लग रहा था। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वह कितने प्यार और मान मनुहार के साथ उनके लिए चाय, नाश्ता और खाना बनाकर खिलाया करती थी, लेकिन वे उस चाय को मना भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज अगर मना कर देते हैं तो कल कहाँ जाएंगे। तभी रेखा बोली, लगता है हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी सेवा करते हुए और जिम्मेदारी निभाते हुए, और इनके छोटे बेटे बहू को तो कोई जवाबदारी नाम की चीज ही नहीं है। तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजी। शेखर ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में लाल रंग की एक फाइल थी।
राधे श्याम जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने ही इन्हें बुलाया है, मुझे वसीयत बनवानी है। राधे श्याम जी के इस एक वाक्य से घर में अचानक सन्नाटा पसर गया। रेखा जो रसोई में चाय बना रही थी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई और उसकी आंखें फैल गई। वसीयत, वह भी अचानक। उसने तुरंत चाय कप में डाली और ट्रे लेकर बाहर आकर खड़ी हो गई। वकील साहब ने अपना चश्मा ठीक किया, कुर्सी अपनी ओर खींची और उस पर बैठ गए। कागज निकालते हुए बोले, ये देखिए राधे श्याम जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने कागज तैयार कर दिए हैं। यह कहते हुए वकील साहब ने औपचारिकता के तौर पर उन कागजों पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वकील साहब वसीयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे रेखा का पारा चढ़ता जा रहा था। वसीयत सुनते ही रेखा का मानो दम ही घुट गया। उसने तुरंत चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रख दी। उस वक्त केवल चाय की ट्रे की आवाज नहीं आई थी, बल्कि असल मायने में उसके अपने अंदर उठे गुस्से की आवाज आई थी। रेखा की आवाज धीमी थी पर अंदर से गुस्से में तप रही थी। बाबूजी, इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। शेखर दिन रात पसीना बहाता है और पंकज, उन्होंने तो कभी आपकी खोज खबर भी नहीं ली, फिर भी संपत्ति का इस तरीके का बंटवारा क्यों? दरअसल जो वसीयत राधे श्याम जी ने लिखवाई थी उसमें लिखा था, मैं राधे श्याम अपनी पूरी संपत्ति, 2 फ्लैट, जमीन और बैंक में जमा राशि अपने दोनों बेटों पंकज और शेखर में बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ, जो रेखा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। राधे श्याम जी की थकी आंखों में संकोच और बेबसी थी। बेटी, पंकज भी तो मेरा बेटा ही है, तो मैं दोनों में फर्क कैसे कर सकता हूँ? रेखा 2 कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आपको फर्क करना नहीं आता बाबूजी, पर आप देख सकते हैं कि आपके दोनों बेटों में कितना फर्क है। 2-2 आंखें होने के बावजूद आपको दोनों बेटों में फर्क नहीं दिखता। शेखर ने रेखा का हाथ दबाया और धीरे से कहा, रेखा शांत रहो, बाबूजी को जो सही लगेगा वही वे करेंगे। रेखा के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो, उसकी चेतावनी दे रहे हों। लेकिन रेखा कुछ और न बोलकर रसोई में चली गई। अब वहां केवल वसीयत के कागजों की आवाज सुनाई दे रही थी। शाम को आराम करने के बाद राधे श्याम जी कमरे से बाहर आए। घर में शांति थी, केवल उनकी खांसी की आवाज कभी कभी आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और आवाज दी, रेखा बहू, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया। वह शायद रसोई के काम में व्यस्त रही होगी। इसलिए राधे श्याम जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में अपने बेटे शेखर को बुलाया। अपने बाबूजी की आवाज सुनते ही शेखर अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ बाबूजी? राधे श्याम जी गले पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा खांसी ज्यादा आ रही है, थोड़ी चाय मिल जाती तो खांसी से थोड़ा आराम मिलता। बस अभी लेकर आता हूँ बाबूजी। यह बोलकर शेखर रसोई में गया। रेखा को उसके काम में व्यस्त देखकर शेखर कुछ न बोलते हुए खुद ही चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए शेखर को अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में जब बाबूजी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाते थे और पराठे बनाते थे, तब शेखर और उसका भाई पंकज दोनों वहीं बैठकर इंतजार करते थे कि पराठे कब बनेंगे। पंकज तो फटाफट खाकर बची हुई चाय पीकर खेलने निकल जाता था, लेकिन शेखर हमेशा अपने बाबूजी के हाथ से पराठे खाता था और चाय पीने की जिद करता था। तब वे अपने हाथ का काम पूरा करके जब तक उसे पराठे खिलाते नहीं थे, तब तक शेखर उनके पास ही बैठा रहता था। शेखर को अपने बाबूजी में ही पूरी दुनिया दिखती थी। जब वह छोटा था तब भी उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक वह अपने बाबूजी के साथ ही रहता था। पर अब वक्त बदल गया था। राधे श्याम जी का छोटा बेटा पंकज अपनी पत्नी अंजलि और बच्चों के साथ पुणे में रहता था। वहीं वह सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन शेखर काशीपुर में ही अपने बाबूजी के साथ रहता था। शेखर ने बिना कोई सवाल उठाए अपने बाबूजी की सेवा करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। पर रेखा वह जिम्मेदारी निभा तो रही थी, पर एक बोझ समझकर। सुबह से रात तक राधे श्याम जी का खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरतें पूरी करते हुए उसके मन में एक अनजानी थकान भर आती थी। हमेशा चेहरे पर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट और होठों पर शिकायत रहती थी। लेकिन शेखर कहता था इसलिए वह सब चीजें करती थी। उसकी सेवा में प्रेम नहीं था, बल्कि एक तरफा समझौता था। वहीं दूसरी ओर राधे श्याम जी के छोटे बेटे
पंकज और उसकी पत्नी अंजलि ने राधे श्याम जी को अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया था। वहां अमीर लोगों की कॉलोनी में स्थित फ्लैट में राधे श्याम जी के लिए जगह नहीं थी। पंकज ने तो कहा था कि बाबूजी कानपुर में ही हैं। वह ठीक है, हमारे पास उनकी सेवा करने का वक्त नहीं है। राधे श्याम जी ने अपने छोटे बेटे की यह बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया था कि अपना ही बेटा है, कोई ना कोई उसकी भी मजबूरी होगी। लेकिन यही बात रेखा के मन में घर कर गई थी। आग में घी। आज खाना खाने के बाद जब राधे श्याम जी ने दवाइयाँ मांगी तो रेखा ने रसोई से ही आवाज दी, शेखर तुम दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है। शेखर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह पहली बार था जब रेखा ने राधे श्याम जी को दवा देने से मना किया था। रेखा का चेहरा अब दिन ब दिन बदलता जा रहा था। पहले वह नाराज होकर ही सही, लेकिन राधे श्याम जी को सही समय पर खाना, दवाइयाँ और उनके बाकी काम पूरे करती थी। लेकिन अब वह जानबूझकर उनके काम टालने लगी थी। कभी कभी खाना बिना पूछे सामने रख देती थी, तो कभी दवाइयाँ टेबल पर ही छोड़ देती थी। राधे श्याम जी के मन में सवाल खड़े होते थे, लेकिन वही सवाल उनकी जुबान पर नहीं आते थे। रेखा के मन में अब एक बात घर कर गई थी, सेवा हम करें और संपत्ति का बंटवारा समान हिस्सों में हो। वह मन ही मन सोचती थी कि यह अन्याय है, मैं कभी सहन नहीं करूंगी। शेखर को भी धीरे धीरे रेखा का यह बदलाव महसूस होने लगा था, पर वह कुछ नहीं बोला। रात को जब सब सोने गए तब रेखा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। उसके मन में एक नई योजना ने जन्म लिया था। घर के बाकी सदस्य सो चुके थे। तूफान से पहले की शांति के बाद अब घर में तूफान उठने वाला था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। वसीयत की बात समझने के बाद रेखा के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। पहले रेखा दबे मन से राधे श्याम जी की सेवा करती थी, लेकिन अब वह उनकी किसी भी बात पर गुस्सा करने लगी थी। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था। शेखर ने अब देखा था कि उसकी पत्नी अब हमेशा शांत रहने लगी थी और उसके चेहरे पर लगातार गुस्सा रहता था। तब शेखर मन ही मन विचार करता था कि क्या इस पर काम का बोझ बढ़ गया है, इसीलिए तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है। अगर रेखा पर से काम का बोझ कम हो जाए तो शायद उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। यह सोचकर शेखर ने दूसरे ही दिन एक काम वाली बाई रख ली। वह बाई सुबह आती थी, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन ये सब काम करके निकल जाती थी। फिर शेखर रेखा से बोला, अब तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ बाबूजी की दवाइयाँ और उनका खाना देखना है, बाकी सब काम वो बाई कर लिया करेगी। रेखा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस बात से संतुष्टि मिली है। फिर भी शेखर को लगने लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए, पर रेखा का व्यवहार ठीक होने के बजाय पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। अब वह अपने ससुर की छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगी थी। एक दिन चाय की घूंट लेते हुए राधे श्याम जी बोले, रेखा बहू, चाय में शक्कर नहीं है, शायद तुम शक्कर डालना भूल गई होगी। इस पर रेखा ने जवाब दिया, शक्कर डाली नहीं है तो खुद उठकर डाल लीजिए, हर बार मेरी कमी दिखाने की जरूरत नहीं है। तब शेखर ने उससे कहा, रेखा तुम ऐसा कैसे बोल रही हो। रेखा ने शेखर की ओर देखा और बोली, मैं जो सच है वही बोल रही हूँ, आपको दिखता नहीं कि मैं कितनी थक गई हूँ। शेखर आगे कुछ नहीं बोलते हुए शांत रहा, लेकिन शेखर को समझ में नहीं आ रहा था कि घर के कामों के लिए काम वाली बाई रखने के बावजूद रेखा के मन में नाराजगी क्यों बढ़ रही है। फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने रेखा के गुस्से की आग में रॉकेट डालने का काम किया। एक दिन राधे श्याम जी के छोटे बेटे पंकज ने फोन पर उन्हें बताया कि वे लोग अपने बच्चों को लेकर फॉरेन टूर पर जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। रेखा ने जब ये बात सुनी तो मानो वह जल भुनकर राख हो गई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। वहाँ पंकज और अंजलि के फोटो थे, कभी समुद्र किनारे तो कभी आसमान को छूती इमारतों के सामने, तो कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में हंसते हुए। कुछ फोटो के नीचे कैप्शन था, वेकेशन इन पैराडाइज, तो दूसरे फोटो के नीचे जीवन सुंदर है, ऐसा लिखा हुआ था। उन फोटो को देखकर रेखा का चेहरा लाल हो गया था। उसने फोन टेबल पर पटका और बोली, देखिए ये लोग विदेशों में जाकर मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ इनकी नौकरानी बनकर इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। शेखर ने रेखा को समझाने की कोशिश की, रेखा तुम किसी की नौकरानी नहीं हो, तुम्हें किसी ने नौकरानी कहा क्या। मुझे नहीं लगता कि वे लोग कहाँ गए या आए,
इससे हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी किया हो तो हमें क्या। पर रेखा अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इतने सालों से आपके बाबूजी का बोझ संभाल रही हूँ, उनका हर जिद पूरा करती हूँ। शेखर, तुम ऑफिस में थकते हो, मैं यहाँ थकती हूँ, और वे लोग विदेशों में घूम रहे हैं और वसीयत में समान हिस्सा लेते हैं। ये कैसा न्याय है। उसके बोलने में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस रात रेखा किचन में खड़ी रही, लेकिन उसने खाना नहीं बनाया। ऑफिस से घर आने के बाद शेखर ने पूछा, रेखा, बाबूजी को खाना दे दिया है? नहीं दिया। तो उन्हें खाना परोसो, मैं ले जाकर दे देता हूँ। मैंने खाना नहीं बनाया है। तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? आज इच्छा नहीं है। तुम खाना बाहर से मंगवा लो। तुम भी हद करती हो रेखा। बाबूजी बाहर का खाना कैसे खाएंगे? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना समझ में आता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। रेखा के ऐसे बोलने पर शेखर हैरान हो गया। पहले रेखा थकती भी थी, फिर भी काम कर लिया करती थी। अब मानो उसे कोई बहाना ही चाहिए था। कोई बहाना सामने आते ही वह काम ही नहीं करती थी। शेखर ने खुद ही किसी तरह 2 रोटियां बनाई और दूध के साथ अपने बाबूजी को खाने के लिए दे दी। बाकी खाना बाहर से ऑर्डर किया। राधे श्याम जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। शायद उन्हें अभी तक पता नहीं था कि उनकी वसीयत ने रेखा के मन में आग लगा दी है। शेखर देख रहा था कि अब रेखा के चेहरे पर सिर्फ 2 तरह के भाव दिखते थे, ईर्ष्या और द्वेष। उसका गुस्सा अब काम के बोझ के कारण नहीं, बल्कि मन में बढ़ रही कटुता के कारण था। यह शेखर को समझ में आ गया था। घर में शांति थी, पर उस शांति में तूफान आने को तैयार था। अब राधे श्याम जी जब कुछ खाने के लिए मांगते थे तो रेखा कान बंद करके बैठ जाती थी। जब वे अपने पोते वीर को आवाज देते थे तब रेखा अपने बेटे को उनके पास जाने से मना करती थी। कभी कभी काम वाली बाई को राधे श्याम जी पर दया आ जाती थी, तब वो किचन से फल काटकर उन्हें दे देती थी। पर ऐसा करते हुए जब रेखा ने देखा तो रेखा ने उसे भी धमकाया कि अगर तुमने इसके बाद ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। उसके बाद काम वाली बाई ने भी अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। आज दोपहर घड़ी में 2 बज रहे थे। उतने में ही राधे श्याम जी ने अपने कमरे से आवाज दी, बेटी कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर रेखा के कानों पर वही आवाज एक मांग बनकर गूंजने लगी। वह गुस्से में ही किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध था। क्या ये कुछ खाने का समय है? वो बिल्कुल तीखी आवाज में बोली, 11 बजे आपको दूध दिया था, फिर अब आपको क्या चाहिए? सब्जी रोटी बनाई थी, वो खत्म हो गई है। आपको तो खाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये घर है, खाना बनाने का कारखाना नहीं, जो आपके लिए 24 घंटे चालू रहेगा। अब चुपचाप आराम कीजिए। जो कुछ खाने को मिलेगा वो शाम को ही मिलेगा। राधे श्याम जी कुछ बोलते उससे पहले ही रेखा पीछे मुड़कर अपने कमरे में चली गई थी। राधे श्याम जी उदास हुए पर शांत रहे। उस दिन शेखर ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने रेखा की सारी बातें सुन ली थी। जब वह अंदर आया तो रेखा अपने कमरे में चली गई थी। शेखर का मन गुस्से से भरा हुआ था। वह गुस्से में ही रेखा के कमरे में गया। वहां रेखा बैठी अपनी पसंदीदा सीरियल देख रही थी और वह ऐसे बैठी थी मानो कुछ हुआ ही न हो। एक तरफ टीवी की आवाज गूंज रही थी तो दूसरी तरफ शेखर की आवाज गूंजने लगी, रेखा, बाबूजी से बात करने का तुम्हारा ये कौन सा तरीका था? बाबूजी उम्र दराज हैं, बीमार रहते हैं और तुम उनसे इस तरह बात कर रही हो। रेखा ने अपने हाथ का रिमोट नीचे रखा और पीछे मुड़कर शेखर की ओर देखा। हाँ, बोली, और क्या करूं? मैं दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहूं क्या? वो ऑर्डर देते रहेंगे और मैं उनके सारे ऑर्डर पूरे करती रहूं? हर 2 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे आराम मिलना चाहिए या नहीं? मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। शेखर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबूजी ने हमेशा हमारी देखभाल की है और अब जब उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आई है तो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। रेखा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी गुस्से में पलटकर सवाल किया, देखभाल की जिम्मेदारी होगी आपकी, पर मैं जब से शादी होकर के इस घर में आई हूँ तब से तो वे मुझ पर बोझ ही बन रहे हैं। और ऊपर से वसीयत में पंकज को समान हिस्सा दिया। वे विदेशों में घूमकर आनंद ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज 100 से 50 फोटो पोस्ट कर रहे हैं। क्या हमें जलाने के लिए?
जब मोबाइल पर मैं उनकी फोटो देखती हूँ ना, तो लगता है कि मोबाइल दीवार पर फेंक दूं। बस, अब बहुत हो गया। अब कान खोलकर सुन लो शेखर। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। शेखर अब स्तब्ध था। रेखा के ये बोल शेखर के हृदय को किसी खंजर की तरह लग रहे थे। वह कुछ बोलना चाहता था, पर उसके शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। इस विवाद की प्रतिध्वनि घर में फैल गई। रात का खाना किसी ने नहीं खाया। राधे श्याम जी अपनी कोठरी में शांत पड़े थे। शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद राधे श्याम जी ने शेखर को अपने पास बुलाया। राधे श्याम जी की आवाज कांप रही थी। वे बोले, शेखर बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम दोनों में विवाद होना चाहिए। घर में शांति होनी चाहिए, इसलिए मैं वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। राधे श्याम जी के ऐसे बोलने पर शेखर चकित हो गया। वह बोला, बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पर राधे श्याम जी बोले, नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे यहाँ रहकर इस घर के विवादों को और बढ़ाना नहीं है। मैं रेखा बहू पर बोझ बनकर और नहीं रह सकता। तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ जाओ। शेखर थरथराती आवाज में बोला, आप कह रहे हैं तो पंकज से बात करके देखता हूँ। क्या वो विदेश से वापस आने के बाद आपको कुछ दिन अपने पास छोड़ आएगा? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई और परेशान हो। राधे श्याम जी अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोले। शेखर लाचार होकर खड़ा था, परंतु राधे श्याम जी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की शांति थी। तब रेखा, जो पीछे खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, वह धीमी आवाज में बोली, शेखर, बाबूजी सही बोल रहे हैं। इसके बाद मुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। इसी में सबका भलाई है। शेखर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में किसी भी तरह की थकान या पीड़ा नहीं थी। बस उसके चेहरे पर एक कठोरता फैली थी और मन में बहुत सारा उत्साह। शेखर का मन अब भारी हो गया था। एक तरफ जन्मदाता, जिन्होंने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया और एक अच्छी जिंदगी दी, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बांट ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। घर में तनाव की दीवारें बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार दोपहर को जब शेखर ने अपने बाबूजी का छोटा सा बैग उठाया, तब रेखा ने चुपचाप अपनी नज़र घुमा ली। बाहर सड़क पर शांति फैली थी। शेखर की उंगलियों ने बैग के हैंडल को कसकर पकड़ा था। उसने फिर एक बार रेखा की ओर देखा। शायद वह कुछ बोलेगी, उसे रोकेगी। इस आशा से उसने फिर से एक बार रेखा की ओर देखा था, पर नहीं, उसकी आंखों में किसी भी प्रकार के भाव नहीं थे। यह उसके लिए किसी बोझ से मुक्ति का क्षण था। राधे श्याम जी शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न द्वेष, बस एक शून्यता थी। वृद्धाश्रम जाने के लिए वे जब कार में बैठे, तब राधे श्याम जी हल्के से हंसते हुए बोले, चिंता मत कर बेटा, हर किसी को अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जीनी होती है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। शेखर कुछ नहीं बोल सका। गाड़ी आगे बढ़ी। वृद्धाश्रम के गेट के पास पहुंचने पर शेखर का धैर्य टूटने लगा। गाड़ी रोककर वह कुछ देर वैसे ही बैठा रहा। तब राधे श्याम जी हल्की आवाज में बोले, चलो बेटा, देर मत करो। शेखर की आंखों में पानी आ गया था, पर उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। वह गाड़ी से नीचे उतरा, बैग उठाया और अपने बाबूजी के साथ अंदर गया। शेखर ने सभी कागजातों की औपचारिकताएं पूरी की और वहां से निकलने से पहले अपने बाबूजी के पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। खुश रहो बेटा, राधे श्याम जी ने आशीर्वाद दिया, परंतु शेखर की आवाज गले में ही अटक गई थी। वह कुछ न बोलते हुए तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से निकलकर बाहर अपनी गाड़ी में जा बैठा। उसने अपना सिर स्टीयरिंग पर रख लिया और जोर जोर से रोने लगा। बहुत देर बाद उसने अपनी गाड़ी चालू की। फिर वह घर पहुंचा। तब दरवाजे पर रेखा खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्का सा आनंद दिख रहा था। छोड़ आए? उसने बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा, परंतु शेखर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह सीधा अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया। छत की ओर देखते हुए उसके मन में एक विचित्र बेचैनी थी। अगले दिन रविवार था। रेखा आज बहुत जल्दी नहीं उठी थी। उसके लिए यह सुबह बहुत ही आनंददायक थी, क्योंकि हर रविवार की तरह उसे अपने ससुर को जल्दी चाय बनाकर नहीं देनी थी। आज घर में खांसी की आवाज नहीं थी। आज
रेखा अलग ही तरह की पूरे वातावरण का अनुभव कर रही थी। उधर शेखर ने पूरी रात करवटें बदल बदल कर काटी थी। सुबह उठने के बाद वो किसी को कुछ न बताते हुए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बहुत देर पार्क में घूमता रहा, परंतु उसका मन बहुत भारी हो गया था। उसने सोचा कि सौरभ के घर जाया जाए। सौरभ उसका बचपन का दोस्त, जिसके साथ वह अपना सारा सुख दुख साझा करके मन हल्का किया करता था। परंतु शेखर जब सौरभ के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा, तब अंदर से तेज तेज आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से उसके पैर वहीं रुक गए। आपको तो बस मेरी गलती दिखाई देती है। आपके बाबूजी तो कभी गलती कर ही नहीं सकते ना। सौरभ की पत्नी प्रभा के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उतने में ही सौरभ की आवाज आई, प्रभा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? प्रभा ने तुरंत उत्तर दिया, रहने दीजिए, मुझे सब समझ में आता है। अब या तो आप अपने बाबूजी को गांव छोड़कर आइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके निकल जाती हूँ। पर अगर मैं एक बार मायके चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उम्र भर आप अपने बाबूजी के साथ ही रहना। सौरभ की आवाज बढ़ गई, तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग ठीक जगह पर है कि नहीं? प्रभा ने ऊंची आवाज में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, परंतु आपके बाबूजी का नहीं है। शेखर यह सब बातें कान लगाकर सुन रहा था। सौरभ चिल्लाया, बोलते समय थोड़ा सोच तो लो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें उनकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं इस उम्र में अपने बाबूजी को अकेला छोड़ दूं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए खर्च कर दी है, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तब मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं? प्रभा, तुम अपनी नज़र से विचार करो। बाबूजी की जगह खुद को रख कर देखो। कल अपने बेटे की शादी होगी, हम भी बूढ़े होंगे, तब अपना बेटा भी हमें ऐसे ही बाहर निकाल दे, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? सौरभ के ऐसे बोलते ही प्रभा अचानक शांत हो गई। तब सौरभ बिल्कुल मीठी आवाज में बोला, आज जो करेंगे कल वैसा ही हमारे साथ होगा। यह बात तुम भूलना नहीं। बाबूजी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। सौरभ के इस प्रकार से बोलने से घर में शांति पसर गई। शेखर बाहर खड़ा होकर इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। सौरभ का समझदारी, उसका धैर्य और उसका अपने बाबूजी के प्रति प्रेम, यह सब देखकर शेखर को धक्का लगा। इसलिए वह कुछ न बोलते हुए वहां से अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। सौरभ ने कितनी अच्छी तरह से बात संभाल ली थी। क्या मैं इस तरह से अपना घर संभाल नहीं सकता था? क्या मैं रेखा को शांति से समझा नहीं सकता था? शायद वह मान लिया होता, पर मैं अपने बाबूजी को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गया? हर कदम के साथ अपराध की भावना उसके मन में गहरी होती जा रही थी। शाम को शेखर घर आया और सोफे पर बैठ गया। फिर भी वह विचारों में ही डूबा हुआ था। उतने में ही वहां रेखा आई और शेखर के चेहरे पर उदासी देखकर वह शेखर से पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? शेखर कुछ न बोलते हुए शांत ही रहा, पर रेखा समझ गई। वो व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, आप अभी भी बाबूजी का विचार कर रहे हैं ना? आपको अभी कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आप उन्हें वापस लाने के बारे में विचार तो नहीं कर रहे हैं ना? रेखा का ऐसा बोलना था कि शेखर का संयम टूट गया। फिर वह रेखा की ओर देखते हुए बोला, रेखा, वो बाबूजी हैं मेरे, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? यह सुनते ही कुछ क्षण रेखा शांत रही, फिर बड़े उत्साह में बोली, सुनिए जी, कुछ दिनों के लिए हम भी कहीं बाहर घूमकर आते हैं क्या? आपका भी मन हल्का होगा और हमारा बेटा वीर भी खुश होगा। वैसे भी कितने सालों से हम तीनों एक साथ बाहर कहीं नहीं गए थे। आपके बाबूजी की वजह से ही हम कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। हमेशा उनकी दवाइयाँ, उनकी ज़रूरतें, उनकी देखभाल, यही सब करना पड़ता था। पर अब खुलेपन से जिंदगी जीने का मौका मिला है। शेखर रेखा की ओर गुस्से से देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर कुछ ना बोलते हुए उठकर अपने कमरे की ओर निकल गया। शेखर, तुम कहाँ जा रहे हो? रेखा ने पीछे से आवाज दी। सोने। अरे खाकर तो जाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। भूख नहीं है मुझे। इतना बोलकर शेखर अंदर चला गया। अगले दिन शाम को शेखर ऑफिस से घर आया, तब उसके साथ ही घर में मानो एक तूफान आकर टकराया। रेखा ने रोते हुए अपने मायके में फोन किया, भैया तुम कहाँ हो? यहाँ कितनी देर में आ सकते हो? उसके ऐसे बोलने पर उसके भाई रोहन ने हैरानी होते हुए पूछा, क्या हुआ रेखा, सब ठीक तो है ना?
भैया जल्दी यहाँ आओ, कोई सवाल मत पूछो। इतना सुनते ही रोहन बेचैन हो गया। पर तुम्हें क्या तकलीफ है, वो तो बताओ। जीजा जी घर पर नहीं है क्या? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? भैया तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। करीब आधे घंटे में रोहन रेखा के घर पहुंचा। तब उसने देखा कि शेखर बैठा था और रेखा जोर जोर से रो रही थी। उसका 8 साल का बेटा वीर भी जोर जोर से रो रहा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्या हुआ जीजा जी, ऐसा क्या हो गया? रोहन ने शेखर से पूछा, पर शेखर कुछ नहीं बोला। तब रेखा अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, ये देखो भैया, तलाक के कागज तैयार करके लाए हैं। इन्हें मुझे तलाक देना है। यह सुनते ही रोहन हड़बड़ाया। एक पल तो उसे लगा कि रेखा मजाक कर रही है, पर उसकी आंखों के आंसू तो झूठे नहीं हो सकते थे। इसलिए रोहन राधे श्याम जी के कमरे की ओर गया। शायद उन्हें कुछ पता हो कि आखिर हुआ क्या है। पर उसने उनके कमरे में झांक कर देखा तो कोई नहीं था। इसलिए रोहन ने अपने भांजे वीर को आवाज दी, वीर बेटा यहाँ आओ, दादाजी कहाँ हैं? वीर ने रोते हुए उत्तर दिया, उन्हें तो पापा ने 3-4 दिन पहले ही वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। यह सुनते ही रोहन को धक्का लगा। धीरे धीरे सारी बात उसके सामने साफ होती जा रही थी। वह धीरे से शेखर के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा। उसकी आवाज में अपनापन था, पर साथ ही गंभीरता भी थी। जीजा जी, कोई तकलीफ थी तो एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, परंतु एक झटके में तलाक, इतना बड़ा फैसला लेना सही बात है क्या? ये सही नहीं है। इतना सुनते ही शेखर का संयम टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे। उसने गहरी सांस ली और रोते हुए बोला, मैंने अपने 70 साल के बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, सिर्फ इस औरत की जिद के आगे झुककर। जब मैं 4 साल का था तब माँ गुजर गई थी। बाबूजी ने दूसरी शादी नहीं की ताकि हमें सौतेली माँ न मिले। अकेले हमें पाला, घर की और बाहर की दोनों की जिम्मेदारियां अकेले संभाली। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बाबूजी की उंगली पकड़कर चलता था। उनका मेरे साथ होना ही मेरी सुरक्षा था। वे काम से थक कर आते थे, फिर भी मैं जिद करता था तो मुझे मेला दिखाने ले जाते थे। और जब मैं चल चल कर थक जाता था तब वे खुद के कंधों पर बैठाकर मुझे पूरा मेला घुमाते थे। आज जब उन्हें मेरे कंधे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने ही उन्हें पराया कर दिया। मुझे शर्म आती है खुद पर। आज 3 दिन हो गए पर मेरे बाबूजी का वह चेहरा मेरी आंखों के सामने से दूर ही नहीं जाता। इतना सुनते ही रोहन ने गुस्से में रेखा की ओर देखा, परंतु वह भी अब गुस्से में थी। वह अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़ी रही। मेरे बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए समर्पित कर दी। यह घर हमारे लिए उन्होंने ऐसे ही तैयार नहीं किया था। उन्होंने यह घर बनाने के लिए अपने खून और पसीने की हर एक बूंद से इस घर की एक एक ईंट रची थी। अगर मैं अपने देवता समान बाबूजी का नहीं हो सकता तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों का कैसे हो सकता हूँ? ऐसा बोलते बोलते छोटे बच्चे की तरह शेखर रोने लगा। शेखर की बातों को सुनकर अब रेखा के मन में अपनी गलती का एहसास होने लगा। डर के मारे अब उसके हाथों की उंगलियां बार बार साड़ी के पल्लू में मुड़ रही थी। अगर मैं बिना माँ के बड़ा हो सकता हूँ और रह सकता हूँ तो मेरा बेटा भी बिना बाप के रहेगा। उसकी माँ तो है उसके पास, तो उसे किस चीज की कमी होगी? बोलते हुए शेखर की नजर अपने बेटे वीर पर गई। वह डरी हुई अवस्था में एक कोने में खड़ा था। शेखर की आंखों में अब एक विचित्र दृढ़ता आ गई थी, फिर भी वह बोल रहा था। वह आगे बोला, इसीलिए तलाक देने का विचार किया है। अब तुम मजे से रहो, मजे से घूमो। बाबूजी की जिम्मेदारी का बोझ पहले ही तुम्हारे सर से उतर गया है। अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी से तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, परंतु तुम चिंता मत करो। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। मैं सब छोड़कर अपने बाबूजी के साथ वृद्धाश्रम में ही रहूंगा, जिससे कम से कम मेरे मन को शांति तो मिलेगी कि बाबूजी के आखिरी दिनों में मैं उनके साथ रहा। शेखर के ऐसे बोलने से रेखा को मानो करंट ही लग गया हो। उसने तुरंत बड़ी आंखें करके शेखर की ओर देखा, परंतु शेखर ने अपना सिर झुका लिया था। उसकी आवाज अब ठंडी पड़ गई थी। 2 बेटे होने के बावजूद आज मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। इस तरह से आखिरकार मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। फिर बाद में जाने के बजाय मैं अभी ही चला जाता हूँ, जिससे वहाँ रहने की आदत भी हो जाएगी और बुढ़ापे में घर के लोगों को मेरी तकलीफ भी नहीं होगी। अब कमरे में शांति पसर गई थी। केवल शेखर के रोने की आवाज गूंज रही थी।
रोहन ने अब अपनी बहन रेखा की ओर देखा। तब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, परंतु उसके चेहरे की मुस्कान का रहस्य रेखा को समझ न आया। रोहन बोला, रेखा, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे भी प्रेरणा मिली है। अब मैं भी अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा। रोहन के ये शब्द सुनते ही रेखा को ऐसा लगा कि किसी ने हाथ उठाए बिना उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन अब खिसक गई। रेखा हैरान होकर रोहन की ओर देखने लगी। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो भैया? रेखा की आवाज अब थरथराने लगी थी। रेखा, मैं सही बोल रहा हूँ। अब अपने बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं। अब किसी भी समय वे खांसते रहते हैं, तो कभी उन्हें बुखार आता रहता है, तो कभी ये दुखता रहता है, तो कभी वो सारी चीजें संभालना मुझसे मुमकिन नहीं है। उन्हें लगातार डॉक्टर के पास लेकर जाना रहता है और फिजूल में खर्च करना रहता है। उनकी दवाइयों का खर्च करना, ऊपर से उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। इन सब चीजों से मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब तुम्हारी तरह मैं भी अपनी जिंदगी आसान और सरल बना लेता हूँ। रेखा अब शांत रहकर अपने भाई की बात सुन रही थी। रेखा, मैं सही कह रहा हूँ ना? रोहन की आवाज अचानक कठोर हो गई। नहीं भैया, ऐसा मत करो और मुझे और शर्मिंदा मत करो। ऐसा कहकर रेखा जोर जोर से रोने लगी। क्यों? जब तुमने अपने ससुर के साथ ऐसा किया तब तुम गलत नहीं थी, या ऐसा करते समय तुम्हें गलत महसूस नहीं हुआ? उन्हें खुद के घर से बाहर निकालते समय तुम्हारी अंतरात्मा ने आवाज नहीं दी क्या? उनकी आंखों में देखकर तुम्हारे हृदय को दया नहीं आई? रेखा जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सिर्फ खुद का विचार किया, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो शेखर। रेखा जितना बोल रही थी उससे ज्यादा वह रो रही थी। शेखर ने उसकी ओर देखा तो अब रेखा का चेहरा आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू दिख रहे थे। कुछ देर बाद उसका भाई रोहन बोला, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हम सब मिलकर बाबूजी को वृद्धाश्रम से वापस घर लेकर आते हैं। रोहन ने घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। चलो जिया जी, अभी के अभी वृद्धाश्रम चलते हैं। अब देर करने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा रोहन शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। रेखा, तुम इन्हें लेकर आओ। मैं वीर के साथ कार में इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर में शेखर, रोहन, रेखा और वीर वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचे। शेखर के हृदय की धड़कन बढ़ गई थी। वहां जाने की तो हिम्मत की थी, परंतु अपने बाबूजी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वृद्धाश्रम का वातावरण उदासी से भरा हुआ था। चारों ओर शांति फैली थी। केवल बीच बीच में खांसी की आवाज आ रही थी। एक कोने में कुछ वृद्ध चुपचाप बैठे थे, तो कुछ लोग खिड़की से बाहर एकटक देख रहे थे। कुछ बूढ़े लोग विचारों में डूबे थे, तो कुछ लोग अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। रोहन और रेखा के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वहां के वातावरण में इतनी निराशा फैली थी कि उस कारण उन दोनों के हृदय का बोझ और बढ़ गया। उतने में वृद्धाश्रम का एक कर्मचारी सामने आया। तब शेखर बोला, मैं शेखर, राधे श्याम जी का बेटा। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं? शेखर ने बिल्कुल धीमी आवाज में उस वृद्धाश्रम के कर्मचारी से पूछा। हाँ साहब, वो बरामदे में बैठे हैं। जब वे बरामदे में पहुंचे तब एक वृद्ध बोल रहा था। उसकी बातें उन्होंने सुनी। वो वृद्ध आदमी किसी और से नहीं, राधे श्याम जी से ही बोल रहा था। राधे श्याम जी, मेरा तो कोई बेटा नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। परंतु तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही धक्का लगा। तुम्हारे 2 बेटे हैं, फिर भी तुम्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए आना पड़ा। ऐसी निर्दयी बहू निकली तुम्हारी, जिसने अपने घर के एक वृद्ध को बेघर कर दिया है। उसकी बात सुनकर शेखर को बहुत दुख हुआ। उसने रेखा की ओर देखा। अब उसकी आंखों में अपराध बोध की भावना थी और डर भी था, परंतु उससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात राधे श्याम की प्रतिक्रिया थी। राधे श्याम जी ने अपने साथ बात कर रहे उस वृद्ध की ओर देखा और बिल्कुल मीठी आवाज में बोले, नहीं भाई, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वह बहुत अच्छी है। वह थोड़ी नादान है, परंतु बुरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन उसे अपने कर्तव्य का एहसास जरूर होगा और वह वापस जरूर आएगी। राधे श्याम जी का ऐसा बोलना सुनते ही तीनों हैरान होकर एक जगह खड़े रहे। इस पर राधे श्याम जी के साथ बात कर रहा वृद्ध बोला, अरे, आपके बेटे और बहू ने आपको यहाँ छोड़ा, फिर भी आप अपनी बहू को गलत नहीं कह रहे हैं? यह बोलते हुए उस वृद्ध ने आश्चर्य व्यक्त किया। इस पर राधे श्याम जी हल्के से हंसते हुए बोले,
बच्चे कभी भी बुरे नहीं होते, बस कभी कभी वे अपने कर्तव्य समझ नहीं पाते, परंतु मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास जरूर होगा और वे वापस आएंगे। ये बोलते समय राधेश्याम जी की आंखों में पानी आ गए। राधेश्याम जी के ये बोल सुनते ही रेखा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को उसने घर से बोझ समझकर बाहर निकाला था, उसने एक बार भी उसे बुरा नहीं कहा था। उसका हृदय अब थरथरा रहा था। वह तुरंत आगे बढ़ी और राधेश्याम जी के पैरों पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबूजी, मैं कितनी स्वार्थी थी। बाबूजी, मैंने अपने सुख के सामने आपका दुख नहीं देखा। बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आया कि आप मेरे घर की नींव हैं और मैं आपको ही घर से बाहर निकालने की जिद करके बैठी थी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। रेखा की आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो लगातार बोलती जा रही थी। शेखर भी अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह भी अपने बाबूजी के पास बैठ गया और बोला, बाबूजी, मैं भी दोषी हूँ। मैं अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया और आपका अपमान किया। अब मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। रोहन भी अब राधेश्याम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और बोला, आज से रेखा आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर रहेगी बाबूजी। आपकी पूरी देखभाल करेगी। मैं आपको ये वचन देता हूँ। उतने में ही रेखा बोली, बाबूजी, आप घर चलिए, आपके बिना घर अधूरा है। तब राधेश्याम जी की आंखों में भी पानी आ गया। उन्होंने शेखर और रेखा के सिर पर हाथ रखा, फिर उन दोनों को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी वृद्धों की आंखें भर आई। उसके बाद शेखर ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से कहा, सर, मुझे फिर से मेरे बाबूजी को घर ले जाना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी अव्यवस्था थी। मैनेजर ने शेखर की ओर देखा और मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाकर शेखर को सहमति दी। उन्होंने शेखर और राधेश्याम जी को औपचारिकता पूरी करने के लिए ऑफिस में बुला लिया। राधेश्याम जी चुपचाप हल्के कदम रखते हुए आगे चलते रहे, परंतु उनके चेहरे पर एक शांति थी। बाहर आकर रोहन ने रेखा की ओर देखा और बोला, रेखा, असली आनंद किसमें है? ये तुम्हें अब समझ आया क्या? रेखा की नज़र रोहन पर थी, परंतु उसके अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। उतने में ही रोहन बोला, रेखा, माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं, भले ही वे अपने हों या ससुराल के हों। इसलिए उन्हें मरने से पहले कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत वही होते हैं। अपने परिवार से उन्हें दूर करके हम अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी कमजोर करते हैं। हमारी वजह से अगर उनकी आंखों में पानी आया तो उन आंसुओं का मोल हमें कितनी ही जिंदगी में चुकाना पड़ता है। अगर हमारे माँ बाप दुखी होंगे तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी जिंदगी में कभी भी सुख शांति संतोष नहीं आएगा। सुख शांति और संतोष केवल माँ बाप की छत्र छाया में ही मिलता है। रेखा के हाथ पैर अब थरथराने लगे। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और बोली, भैया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारा सिर कभी भी शर्म से नहीं झुकेगा। अब मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। रेखा की आवाज में अब एक संकल्प था, अपने पूरे परिवार को हमेशा एक साथ जोड़कर रखने का संकल्प। उतने में ही शेखर और राधेश्याम जी ऑफिस से बाहर आए। अब राधेश्याम जी के चेहरे पर चमक और आंखों में आनंद के आंसू थे। जब राधेश्याम जी वृद्धाश्रम से बाहर आए तब वृद्धाश्रम के बाकी वृद्ध भी अपने अपने कमरों से बाहर आए। कोई लाठी टेक कर आया था तो कोई दीवारों का सहारा लेकर आया था, पर सबकी आंखों में एक अनकही आशा थी। दरअसल उन्हें अंदर से खुशी हुई थी कि उनमें से ही एक को उसका बेटा और बहू वापस लेने आए हैं। ऐसा ही दिन हमारी जिंदगी में आए, यह आशा है। उतने में ही शेखर बोला, बाबूजी चलिए। उसने राधेश्याम जी का हाथ पकड़ा। फिर राधेश्याम जी धीरे धीरे वृद्धाश्रम के गेट से गाड़ी की ओर चलने लगे। तब उनके पीछे खड़े वृद्ध उनकी ओर एकटक देखने लगे। अब सबके मन में एक ही आशा थी कि शायद ऐसा ही दिन हमारी जिंदगी में भी आए, हमारा बेटा, हमारी बहू हमें ऐसे ही हाथ पकड़कर लेने आए। इतने में ही एक लाठी टेकता हुआ वृद्ध बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, राधेश्याम, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मेरे बच्चे तो मुझे भूल ही गए हैं कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। उस वृद्ध की आवाज में इतनी भावुकता थी कि वहां उपस्थित हर किसी की आंखों में पानी आ गया। राधेश्याम जी ने तुरंत पीछे मुड़कर उस वृद्ध को गले से लगा लिया।
फिर सबसे विदा लेकर वे गाड़ी में बैठ गए, परंतु अभी भी उनकी नज़र उस वृद्धाश्रम के गेट पर खड़े चेहरों पर थी। वे चेहरे एकटक उनकी ओर देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की आंखों में आशा थी कि उनके बच्चे भी वापस आएंगे। राधे श्याम जी अपने घर में आ तो गए थे, लेकिन वे रेखा के साथ खुलकर बातें नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में अभी भी संकोच था, कहीं बहू को फिर से बुरा न लगने लगे। लेकिन रेखा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह राधे श्याम जी के सुबह के गर्म पानी और चाय नाश्ते से लेकर दवाई खाना, दोपहर का आराम और रात का खाना तक समय समय पर देती, और जब भी राधे श्याम जी असहज महसूस करते वह उनसे माफ़ी भी मांगती। धीरे धीरे राधे श्याम जी उसे अपनी बेटी मानने लगे और खुलकर हंसने बोलने लगे। लेकिन उधर पंकज के जीवन में बदहाली ने पैर पसार दिया। वह दिनों दिन कंगाल होता जा रहा था। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे। उसकी जितनी तनख्वाह आती वह भी पूरी नहीं पड़ती थी। एक दिन रोते बिलखते दोनों पति पत्नी राधे श्याम जी के पास आए और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले कि बाबूजी, हमने आपकी कभी कदर और इज्जत नहीं की। हमने अपना स्टेटस हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश की और आपको गंवार समझा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि माँ बाप के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना इंसान राजा से रंक भी बन सकता है, क्योंकि माँ बाप का दिल जब दुखता है तो भगवान का दिल भी दुखता है। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। आपने तो अपने दोनों बच्चों में बिना भेदभाव किए अपनी प्रॉपर्टी का बराबर बराबर हिस्सा किया, लेकिन आपके एक बेटे ने अपना फर्ज समझकर आपकी सेवा की। लेकिन मैं अपनी सरकारी नौकरी के घमंड में आपको अपने घर में आने भी नहीं दिया। उसी का परिणाम है जो आज हमारी हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। और वे दोनों माफ़ी मांगने लगे। राधे श्याम जी ने पंकज और अंजलि दोनों को उठाया और उन्हें समझाया कि जो इंसान जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल काटेगा। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम अपने बच्चों को यहाँ लाना, मैं उन्हें समझाऊंगा। अपने पिता की प्यार भरी बातें सुनकर दोनों बेटे बहू बहुत खुश हुए। राधे श्याम जी ने अपने दोनों पोते को जब अच्छी तरह से समझाया तो वे उनकी बात मान गए, और अब पंकज की गृहस्थी भी ठीक तरह से चलने लगी। अब पंकज और अंजलि भी राधे श्याम जी को प्यार से अपने घर कभी कभी लेकर जाते। इस प्रकार राधे श्याम जी अब बहुत खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। राधे श्याम जी ने अपने दोनों बच्चों को माफ़ करके सही किया या गलत, आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे राधे श्याम जी के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे पंकज के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे शेखर के बारे में। और आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।